नमस्कार। स्वागत है आपका एबी एकेडमी दुमका में। एबी एकेडमी लगातार अब जेपीएससी की एक हिस्ट्री जीएस 1 की क्लासेस लेके आ रही है। आज हमारी फर्स्ट क्लास है। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और गांधी जी के विचारधारा। जब भी आपसे जेपीएससी में सवाल पूछे जाते हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस में सवाल पूछे जाते हैं तो सबसे मुख्य मुद्दा रहता है राष्ट्रीय आंदोलन। जीएस पेपर 1 में मॉडर्न हिस्ट्री को आप कभी छोड़ नहीं सकते। अब मॉडर्न हिस्ट्री से आपको जो राष्ट्रीय आंदोलन से सवाल निश्चित रूप से पूछे जाते हैं और साथ ही महात्मा गांधी की विचारधाराओं के बारे में पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी ने किस प्रकार अपने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई, किस प्रकार उनका सहयोग रहा। चलिए इसी के बारे में अभी चर्चा करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम गांधी जी के विचार के बारे में चर्चा करें। सबसे पहले हम क्या करें, गांधी जी के विचार के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें गांधी जी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेनी चाहिए। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। ठीक। और गांधी जी अपने वकालत की पढ़ाई के लिए ब्रिटेन गए हुए थे और ब्रिटेन से वो कहाँ चले गए? तो दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने क्या किया, अपनी वकालत की। वहाँ पे जो नस्लभेदी प्रवृत्तियाँ थी, नस्लभेदी प्रवृत्तियों के खिलाफ उन्होंने अपना आंदोलन चलाया। सबसे पहले वहीं पर उन्होंने अपना अहिंसा और सत्याग्रह वाली जो नीति है दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने अप्लाई किया था, या फिर वहीं से शुरुआत हुई थी। अब बात आती है 1893 में। वह नस्लभेदी आंदोलन में गांधी जी की भूमिका महत्वपूर्ण रही। नस्लभेदी आंदोलन भेदभावहीनता के खिलाफ संघर्ष किया। उनका शिकार दक्षिण अफ्रीका उपनिवेशिक भारतीयों को होना पड़ रहा था। उपनिवेशिक भारतीय जो थे उनको होना पड़ रहा था दक्षिण अफ्रीका में। तो 1893-1894 में उन्होंने क्या क्या सक्रिय भागीदारी निभाई और वहाँ पे अपने सत्याग्रह की प्रथम शुरुआत किया। आगे जैसे हम लोग बढ़ते हैं तो गांधी जी का मुख्य हथियार सत्य और अहिंसा था। गांधी जी का मुख्य हथियार क्या था? सत्य और अहिंसा था। उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात कही थी, जब आप मेंस लिखेंगे तो हो सकता है इनको जिक्र करें। मुख्य बात क्या थी कि ये अहिंसा वाली जो हथियार है ना, ये निडर और साहसी लोगों का है, कायर लोगों के लिए नहीं है। कायर लोग हमेशा वार करते हैं, ठीक है। मुख्य हथियार सत्य और अहिंसा। ये सत्य और अहिंसा कायरों के हथियार नहीं है, ये हथियार है निडर लोगों की। गांधी जी के बारे में कहा जाता है गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी रहे हैं। 1920 में हमको एक बात बहुत याद आ रही है। 1920 में अपनी साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया में गांधी जी ने एक प्रसिद्ध लेख लिखे थे। गांधी जी ने एक प्रसिद्ध लेख लिखे थे जिन्होंने उनमें कहा था कि अहिंसा हमारे प्रजाति का धर्म है। अहिंसा हमारे प्रजाति का धर्म है। जैसे पशुओं का धर्म हिंसा करना है, उसी प्रकार अहिंसा हमारे प्रजाति का धर्म है। और उन्होंने एक बात और भी कही थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है हमारे लिए। क्या महत्वपूर्ण होती है? अगर कायरता और हिंसा में से किसी एक को चुनना है, कायरता और हिंसा में से अगर किसी एक को चुनना है तो हम हिंसा को चुनेंगे, कायरता को नहीं। उन्होंने कहा था कि भारत कायरतापूर्वक असहाय होकर अपने सम्मान का अपहरण होते देख रहे हैं, उनके बजाय मैं अपने सम्मान की रक्षा के लिए हथियार उठाते देखना अधिक पसंद करूंगा। गांधी जी की विचारधाराओं को जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से छात्र ऐसे हैं जो गॉड से को अपना आदर्श मानते होंगे। तो अगर आपकी एक बार गांधी जी को तबीयत से पढ़ लेंगे ना, तो यकीन मानिए गांधी जी के प्रति जो भी आपकी गलत धारणाएं हैं वो स्वतः ही खत्म हो जाएगी। उन्होंने ये हिंसा की बात भी कही। अगर आपको कायरतापूर्वक असम्मान के साथ अगर आपको जीना पड़ रहा है तो मैं उस स्थिति में हिंसा करना ही सबसे उचित मानूंगा। उन्होंने खुद
खुद को कहा कि मैं कोई परम मानवीय शक्ति मुझ में नहीं है, मैं एक साधारण सा इंसान हूँ और अहिंसा को लेकर चलने वाले व्यक्तियों में से एक हूँ। ठीक है। 1942 की भी एक बात हमें याद आती है, जब गांधी जी के बारे में बात होती है तो गांधी जी ने 1942 में कहा था, उनसे पूछा गया था कि आप जो साम्राज्य की शक्ति का सामना कैसे करेंगे, ये जो ब्रिटिश साम्राज्य की जो शक्ति, इसका सामना आप कैसे करेंगे। तो उन्होंने जवाब दिया था कि लाखों लाख मूक जनता के द्वारा। लाखों लाख मूक मतलब जो चुप रहते हैं, जनताओं के द्वारा। अब हम लोग गांधी जी के मूवमेंट के बारे में बात करें। ये तो गांधी जी के परिचय होगी। गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। उनकी शिक्षा, वकालत की शिक्षा ब्रिटेन में पूरी हुई और साथ ही उन्होंने दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका चले जाने के बाद वहाँ पे अपने सबसे पहले अहिंसा की जो टेक्निक है, जो हथियार है, उसको अप्लाई किया। और अब बात करते हैं गांधी जी के द्वारा भारत में उनकी क्या भागीदारी है, सक्रिय भागीदारी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में, गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में भारत लौटे। कब लौटे? 46 वर्ष की उम्र में 1915 को। 1915 में लौटने के बाद उन्होंने 1 साल तक यात्राएं की, भ्रमण किया। भारत के विभिन्न जगहों में उन्होंने भ्रमण किया और भ्रमण करने के पश्चात 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना गुजरात में की। ठीक है। साबरमती आश्रम की स्थापना के बाद 1917 की बात आती है। 1917 में चंपारण में उन्होंने असहयोग आंदोलन, सत्य और अहिंसा के पथ पर चलते हुए इसको पूरी तरह से संपन्न किया। तो 1917 में जो आपकी चंपारण में जो आंदोलन हुई, उसके बारे में बात करते हैं। 1917 में चंपारण में हुई थी नील की खेती को लेकर। अंग्रेज के द्वारा जबरदस्ती भारतीयों से नील की खेती करवाई जाती थी। बिहार में चंपारण में जो खेती हुआ करती थी उसको बोलते 3 कठिया प्रणाली। मतलब 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा जो आपके उच्च क्वालिटी की खेत है, उसमें नील की खेती करनी पड़ेगी और उसका दाम भी हमारे किसानों को उचित रूप से नहीं मिल पाती थी। तो गांधी जी के द्वारा 1917 में चंपारण गए, जिसमें बापू राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के साथ, मजरूल हक, जेबी कृपालिनी, नरहरि पारिक और महादेव देसाई साथ में थे। जैसे वो गए, गांधी जी गए चंपारण में, तो वहाँ के जो जिलाधिकारी थे उन्होंने कहा आप यहाँ पे नहीं रह सकते, आप यहाँ से निकल जाइए, चले जाइए। गांधी जी ने उनकी आदेश का अवमानना किया, कहा नहीं हम ये मान नहीं सकता, मैं ही पे। साथ ही उन्होंने लोगों के साथ अपना संबंध स्थापित किया, लोगों से जुड़े। आप लोगों ने निश्चित रूप से पढ़ा होगा अपने टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी, राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर वो चंपारण आए थे। ठीक है। और सरकार के द्वारा मजबूर होकर क्या हो गया, अपना आदेश 3 कठिया प्रणाली, जो 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे नीली खेती करनी, इस आदेश को वापस लिया गया। और यहीं से गांधी जी की एक सक्रिय भागीदारी राजनीति, भारतीय राजनीति में आती है और सफलतापूर्वक उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को जीत ली। अगला नंबर आता है 1918 में, हमारी जो अहमदाबाद मिल मालिकों और मजदूरों के बीच विवाद चल रहा था। विवाद में मजदूर अपने 35% मजदूरी की वृद्धि करने के लिए आंदोलन कर रहे थे और मिल मालिक इसको देने में राजी नहीं थे। गांधी जी ने मजदूरों का समर्थन किया और मजदूरों का समर्थन करने के पश्चात उन्होंने अहिंसा वाली हथियार लगाई कि मजदूर हैं आप, ठीक है, हम आपकी समर्थन करते हैं, लेकिन हमारी जो आंदोलन होगी वो अहिंसा होगी, उसमें हिंसा की कोई जगह नहीं होगी। साथ ही मिल मालिकों ने के साथ समझौता हुआ। साथ ही 1918 में और एक घटना घटती है, जिसमें गुजरात के खेड़ा में किसानों के लिए एक आंदोलन हुई, जिसमें किसान फसल नष्ट हो चुकी थी 1918 खेड़ा में, और वहाँ के जो किसान थे वो लगान देने में असमर्थ थे। इस परिस्थिति में गांधी जी ने किसानों का समर्थन किया, कहा कि जब तक आपकी सरकार मांगे मान नहीं लेती है, जिनकी फसल खराब होगी वो लगान नहीं देना होगा। और अंततः सरकार को
ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा, वैसे किसानों से लगान लिया गया जो देने में समर्थ थे, वैसे किसानों के लगान में छूट दे दी गई जो देने में समर्थ नहीं थे, मतलब असमर्थ थे। तो इस प्रकार उन्होंने किसान वर्ग को, मजदूर वर्गों को अपने साथ में ले लिया। गांधी जी की एक सक्रिय राजनेता की, आंदोलनकारी की छवि अब भारत में बनने लगी थी, जिससे अंग्रेज को भी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। वे लोग गांधी जी से चिढ़ने लगे थे, और गांधी जबकि बैरिस्टर थे तो इन पर तो कोई मुकदमा ऐसे चला ही नहीं जा सकते थे, क्योंकि कानून के जानकार थे वो, और उनकी पढ़ाई ब्रिटेन में हुई थी, तो ब्रिटेन के सारे कानूनों के बारे में उनको जानकारी थी। इस प्रकार आगे की जो पृष्ठभूमि बनती है वो बनती है रोलट एक्ट, वो बनती है रोलट एक्ट। ये रोलट एक्ट बनती कब है? अरे रोलट एक्ट है क्या? क्योंकि रोलट एक्ट के बाद ही गांधी जी प्रसिद्ध हुए। ठीक है, गांधी जी की जो सक्रिय भागीदारी रही राजनीति में, गांधी जी की जो पहचान बनी वो रोलट एक्ट के बाद रही। तो रोलट एक्ट मार्च 1919 में सरकार के केंद्रीय विधानसभा या विधान परिषद में एक एक भारतीयों के विरोध के बावजूद इस कानून को पास कर दिया गया। रोलट एक्ट कब पास हुआ? तो मार्च 1919 में सरकार के केंद्रीय विधान परिषद में एक एक भारतीयों के विरोध के बावजूद भी इसको पास दिया गया। इसमें क्या कानून था कि बिना किसी मुकदमे के आपको जेल में डाला जा सकता है। किसी भी भारतीय को बिना किसी मुकदमे, उनके नाम पे कोई केस नहीं है, फिर भी उनको जेल में डाल दिया जा सकता है। ठीक है, कोई दंड के बिना ही उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, उनको बेल नहीं होगी। और एक जो आज भी हमारे संविधान में है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको बोलते हैं, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसमें अदालत के सामने किसी भी कैदी को प्रस्तुत किया जाता है, बोला कि ये भी अब जरूरी नहीं है, मतलब अब कोर्ट के सामने भी किसी भी कैदी को उपस्थित करना जरूरी नहीं था। ये नियम बनाए थे अंग्रेजों के द्वारा। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें हुआ क्या कि जो ब्रिटेन की जो नागरिक संविधान बुनियाद था, उसे निलंबित करने का अधिकार सरकार के रोलट एक्ट से प्राप्त हो गया। मतलब आप कुछ भी करें या ना करें, आपको जेल में डाल देगी। ये तो बड़ी काला कानून था, इसको काला कानून से इसका विरोध भी हुआ। महात्मा गांधी ने नेतृत्व संभाल लिया, इसी जगह पे महात्मा गांधी ने अपना नेतृत्व संभाल लिया। रोलट एक्ट कानून जैसे बादल से बिजली गिरती है वैसे लोगों पर गिरी। युद्ध के दौरान सरकार ने, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1914 से 1918 के दौरान सरकार ने वादा किया था कि जनतंत्र के विस्तार का वादा किया था कि अब यहाँ पे गणतंत्र होगी, लोगों की भागीदारी बढ़ेगी सरकार के साथ। सरकार जो बनेगी उसमें लोगों की भागीदारी बढ़ी, लेकिन ऐसा नहीं है। रोलट एक्ट तो जस्ट इसके विरुद्ध ही था। मतलब आप सपने दिखाते हैं बड़े बड़े और बाद में कुछ नहीं देते हैं। तो बड़े सपने दिखाकर कुछ ना देना, गणतंत्र की बात करके रोलट एक्ट थोपना भारतीयों पर, बादल से बिजली गिरने के समान था भारतीयों पर। इसमें भारतीयों पर बहुत ही रोष था। इसी दौरान महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन का बागडोर संभाल लिया। दक्षिण अफ्रीका में नस्लभेद से लड़ते हुए उन्हें असहयोग का जो पहला एक्सपेरिमेंट किया था, अब उसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने क्या किया कि ठीक है भैया, रोलट एक्ट आप लाए हो, हम विरोध करेंगे, शांतिपूर्ण विरोध करेंगे। और मार्च अप्रैल 1919 में गांधी जी के आह्वान पर, मार्च अप्रैल 1919 में गांधी जी के आह्वान पर अभूतपूर्व राजनीतिक जागरण आया। अभूतपूर्व जागरण आया। यह अभूतपूर्व जागरण क्या? लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, हड़तालें की, काम रोक दिया, अभियान चला, जुलूस चला और प्रदर्शन होने लगे। और क्या होने लगे? प्रदर्शन होने लगे। अब रोलट एक्ट का विरोध चारों तरफ होने लगा। और ये जो रोलट एक्ट का विरोध है, ये रोलट एक्ट का विरोध एक अलग ही लेवल पर भारतीय आंदोलन को ले गया, क्योंकि इस रोलट एक्ट के साथ ही 1919 में खिलाफत आंदोलन भी शुरू हो गए थे। खिलाफत आंदोलन जो खलीफा हुआ करते, तुर्की के खलीफा होगा, जिसको भारत के मुसलमान भी अपना खलीफा मानते थे,
उनको ज़बरदस्ती उनके पद से हटा दिया गया था तुर्की में। और ये रोलाट एक्ट था, इसमें हिंदू और मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हिंदू और मुसलमानों ने जुलूस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हिंदू मुसलमान एकता का जो लहर है वो राष्ट्रीय आंदोलन में घुल गया। भारतीय जनता अब उपनिवेशिक शासन, जो विदेशी शासन है, इसके अपमान को सहने के लिए तैयार नहीं थे। अब भारतीय जनता ठान चुकी थी कि अब हमें लड़ना है, हमें स्वाधीनता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। और ये जो आपकी रोलाट एक्ट वाली घटना होती है, इसके बाद गांधी जी की सक्रिय भागीदारी आपकी राजनीति में बनती है। और इस सक्रिय भागीदारी गांधी जी को एक बड़े नेता के तौर, कांग्रेस के बड़े नेता के तौर पे ले आती है। और सत्य व अहिंसा का मार्ग अपनाते हैं, इसलिए जिसमें से इनमें से बहुत से लोग वैसे थे जो हिंसा नहीं चाहते थे, वे लोग भी इस आंदोलन में जुड़ते हैं। गांधी जी मुख्य रूप से किसान मजदूर वर्गों को जोड़ने में सफल होते हैं। इस प्रकार किसान आंदोलन के दौरान बरदौली में जो हुई, उसमें हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो भी गांधी से प्रभावित हुए और गांधी जी के साथ जुड़ने लगे। तो इस प्रकार से जो है हमारे जो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे वो गांधी जी के साथ जुड़ने लगे, तथा एक गांधी जी की एक डायनेमिक छवि बनने लगी। और ये डायनेमिक छवि बनने के साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी अहम रही। आगे हम लोग खिलाफत आंदोलन और 1920 से 22 असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम लोगों ने गांधी जी और राष्ट्रीय आंदोलन के जो स्टार्टिंग पीरियड है, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, मूलभूत सवाल पूछे जाते हैं, उनके बारे में चर्चा किया। जेपीएससी मेंस की लगातार क्लासेस चलती रहेंगी। हमारी जो सीरीज़ है अब शुरू हुई है, अब ये लगातार सीरीज चलती रहेगी। सारे टॉपिक को कवर कराया जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स की जाएंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। अगले टॉपिक में हम लोग सविनय अवज्ञा, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, गोलमेज समझौता आदि चीज़ों का सिलसिलेवार ढंग से तैयारी करेंगे। आप निश्चिंत रहिए। जीएस पेपर 1 मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी एबी एकेडमी के द्वारा निश्चित रूप से कराएगी। निश्चित आप लोगों को पसंद आएगा सीरीज। हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पल पल के अपडेट के लिए एबी एकेडमी दुमका के साथ जुड़े रहें। निश्चित रूप से आप लोगों को लाभ मिलेगी। जय हिंद।